नमस्कार, हमारी खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है और सही जानकारी और प्रोटोकॉल का पालन ही आपको इस बीमारी से बचा सकता है। महामारी के दौर में वैक्सीन आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा, इसलिए आपसे अपील है कि जब भी आपको वैक्सीन मिले आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। हम लगातार आपको अपने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए सही जानकारी मुहैया करा रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल है या फिर कोई शंका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देगी। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? तो आज भी हम आपके शंकाओं का समाधान करेंगे, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जवाब देने के लिए डॉक्टरों की एक स्पेशलिस्ट टीम हमारे पास हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर शील अवनीश हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, IGIMS से। साथ ही डॉक्टर A.K. झा हैं, डिप्टी डायरेक्टर IGIC के हैं। डॉक्टर अभिनव हैं, फिजिशियन, पटना एम्स के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो इस वक्त हमारे टीवी को देख रहे हैं, न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, अगर शंका है उनके मन में, कोई सवाल आपके मन में है, तो जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपने शंकाओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं। और सवाल में डॉक्टर शील अवनीश आपके पास आऊंगा। सबसे पहला सवाल आपसे, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग बहुत डरे हुए हैं, कितना खतरनाक हो सकता है ये, लोगों के मन में शंकाएं हैं, क्या इसका जवाब आपके पास है? सेकेंड वेव में जिस तरह से पीड़ित हुए हैं, पूरा देश हमारा पीड़ित हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे ओवरऑल उसकी इलाज को लेके हो, तो थोड़ा सजग होना तो बहुत हमारा बनता है। हमें नहीं मालूम कि थर्ड वेव का क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से होगा और किन को होगा। अनुमानित है कि हमने ज़्यादातर जब वैक्सीनेशन सबको कर दिया है, 18+ वालों में भी टारगेट करके उनको भी कुछ हद तक किया है, बशर्ते कि सबका नहीं हुआ है। तो जो टारगेट ग्रुप बचता है वो 18 से कम आयु वाले, चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे इस एज ग्रुप वाले हों, तो ये सबसे खतरनाक इस सेंस में हो सकता है कि इनका इलाज करना, बच्चों का इलाज करना बड़ों के इलाज करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इनको ICU में मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें एज ए डॉक्टर भी, या हेल्थ केयर वर्कर के लिए बच्चों का इलाज करना या बच्चों को ICU में मैनेज करना जब वो कोविड संक्रमित हों तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ होगी। एडल्ट को तो हम 20 मरीज पे 2-4 नर्सिंग स्टाफ से भी मैनेज कर लेते हैं, बट बच्चों के केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है कि हम थर्ड वेव जो एंटिसिपेटेड है, अगर आता है तो कितना इम्पैक्ट लेके आएगा ये हमें नहीं मालूम, बट अगर हम थोड़ा सजग रहें, तैयारी के साथ रहें, तो शायद इसका इम्पैक्ट कम होगा। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि हाँ, उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर शील अवनीश करण मोतिहारी से जुड़े। करण, अपना सवाल करें, क्या सवाल है आपका? करण, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है करण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोबारा उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर A.K. झा आपके पास आऊंगा। वैक्सीन सबसे बड़ा अचूक हथियार अभी कोरोना को लेकर है, वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन क्या यह बात सही है कि अगर दोनों डोज लग जाए तो कोरोना नहीं होगा आपको? ये दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों में एक से एक जो है एडवांस कंट्री में जी, जहां पर की रिसर्च वर्क सबसे ज़्यादा होता है, वहां पर इस बात की पुष्टि हुई है कि दोनों ही डोज वैक्सीन को लेने के उपरांत जो है मानव आबादी में कोरोना संक्रमण का बहुत ही कम जो है खतरा हो जाएगा। करीब करीब 95% जो है, 95 से भी ज़्यादा जो है। सबसे बड़ी बात यह है, जो दोनों डोज लेने के उपरांत वो व्यक्ति जो है यदि संक्रमित भी हुआ तो उसको जो है उसका कॉम्प्लिकेशंस जो है, उसकी जटिलता जो है उस रोग की बहुत ही कम होएगी और उसको सीरियस होने का जो है ये भी बहुत कम मामला रहेगा। और दोनों डोज क्या, एक भी डोज लेने पर भी जो है 3-4 महीने तक जो है इस तरह से एंटीबॉडी बनता है
जो आपको सुरक्षित रखता है। इसीलिए वैक्सीन पर किसी भी तरह का शंका नहीं करना है, बिना संकोच के जो है लोगों को लगाना है, बिना भय के लगाना है। चलिए बिल्कुल, बहुत जैसा सही। कि हम लोग सुन रहे हैं, आप जी। भी देख रहे हैं, दे रहे हैं इस बात का जो है प्रमाण, जो अभी भी देहात में जो है लोगों को वैक्सीन के प्रति उतनी जागरूकता नहीं आई है। इसीलिए जो है वैक्सीन तो अवश्य लगवाना है, दोनों ही डोज लगवा लेना है। बिल्कुल। डॉक्टर अभिनव, मैं आपके पास आऊंगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस्तेमाल करना चाहिए सैनिटाइजर, हमें हर वक्त हाथ धोना चाहिए, लेकिन क्या ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना खतरनाक नहीं है? लोग ये कह रहे हैं कि स्किन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अनूप जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। सैनिटाइजर से हमेशा ज़्यादा अच्छा साबुन और पानी है, वो ईजिली अवेलेबल है और हम एक बार धो लेते हैं साबुन पानी से तो वो ड्रेन ऑफ हो जाता है, अननेसेसरी केमिकल हमारे शरीर में नहीं रहता है। सैनिटाइज़र भी अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, कितना ऑथेंटिक है, नॉन ऑथेंटिक है, ये भी देखने वाली बात होगी। आज कुछ भी चीज़ में स्पिरिट मिला के उसको सैनिटाइजर कह दिया जाता है, तो उसके कारण बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनका हाथ ड्राई हो जा रहा है। बहुत लोग तो चेहरे में भी लगा ले रहे हैं, वो भी गलत है, चेहरे में ड्राइनेस आ रहा है। तो ऐसा यूज़ करना चाहिए, एक स्टैंड अच्छी कंपनी का यूज़ करें, और दूसरा जिसमें ग्लिसरीन मिला हुआ हो, तो उससे हाथ का ड्राइनेस को आप बचा सकते हैं। आइडियली सैनिटाइजर हमको तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास पानी और साबुन की व्यवस्था ना हो, या जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे जगह जहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन घर में रहें तो मैं फिर कहूँगा कि साबुन और पानी बेस्ट है। 1 मिनट तक साबुन को लें, प्रॉपर्ली हैंड वॉश करें, हाथ इस पर हम बात करेंगे। राजेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े पटना से। राजेश, सवाल करें आप, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर कि वैक्सीन लेना है, तो अगर किसी व्यक्ति को खांसी हल्का सा है तो वैक्सीन लेगा या नहीं? चलिए डॉक्टर अभिनव, मेरा वैक्सीन आप अगर जवाब दे दें। हाँ बिल्कुल, आप वैक्सीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको खांसी है तो खांसी क्यों है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अभी के समय को देखते हुए, इस पैंडेमिक को देखते हुए, पहला सस्पिशन जी कोविड का होता है। वो एक बार कोविड आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन जो भी इजीली अवेलेबल हो आपके आसपास में, वहां जरूर करवा लीजिए, रूल आउट कर लीजिए। और दूसरा भी अगर नहीं है तो दूसरा इन्फेक्शन का भी कॉजेज हो सकता है। खांसी है तो क्यों है ये हमें पता लगाना जरूरी है, लेने के लिए आप ले सकते हैं। तो चलिए, आपके सवाल जो शंका है वो उसका समाधान हो गया होगा। मैं एक बार डॉक्टर शील अवनीश के पास आऊंगा। डॉक्टर शील, क्या आप बता सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, कितना नुकसान होता है, फेफड़ों को संक्रमण होता है, हार्ट को, हृदय को कितना नुकसान होता है अगर कोरोना हो जाए? रिकवरी के बाद क्या पूरी तरह से आप स्वस्थ हो पाते हैं, आपका हार्ट स्वस्थ हो पाता है? नहीं, ये सही अनूप जी, आप सही कह रहे हैं कि इसमें फेफड़ा तो सबसे मेन ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है जी। तो उसकी तो हम बात अभी पहले हार्ट की करते हैं, जिसमें 20 से 25% केसेस में देखा गया है जो हार्ट के लक्षण आते हैं, हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो या दूसरे तरह के हार्ट के थ्रोम्बोसिस वगैरह की जो सिम्टम्स हैं। तो ये 20 से 25% कोरोना जो कोविड पेशेंट्स हैं उसके अंदर, जो नॉन कार्डिक पेशेंट्स हैं उसमें भी है, जो कार्डिक हैं उनमें तो हो ही रहा है, बट जो नॉन कार्डिक हैं उनमें भी हमने बहुत सारा जो थ्रोम्बोसिस की रेट देखे हैं कि कार्डिक कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस वगैरह में पिक्चर वैसे आए हैं पेशेंट्स में जिनमें हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो इसलिए हार्ट का इन्वॉल्व होना बहुत कॉमन है ये कोविड के केसेस में। और लंग तो 100% केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बट डिपेंड करता है कितने परसेंट केसेस में कितना परसेंट इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो 5% है, 10% है, या पूरा जिसको हम सीटी स्कोरिंग के माध्यम से आज के डेट में देखते हैं कि सीटी स्कैन हमने कराया, उसका स्कोरिंग देखते हैं कि लगभग लंग का कितना हिस्सा हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। और जितना परसेंट इन्वॉल्वमेंट होता है उतना ही लॉन्ग टर्म सिक्विली, लॉन्ग टर्म जो इसका इफेक्ट है कोविड का फेफड़ों के माध्यम से वो पता लगता है। जिसका मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 20 सीटी स्कोर है, तो इसका मतलब लंग जो है काफी हद तक इन्वॉल्व है। तो इसमें कुछ दिन के बाद भी हमें इसका इफेक्ट दिखेगा कि लंग के अंदर फाइब्रोसिस, मतलब लंग का वो हिस्सा जो है थोड़ा सा सिकुड़न आ जाती है, उसमें आगे चल के उनको सांस की दिक्कत थोड़ी बहुत रह सकती है, बट उसको हम अपने व्यायाम या फेफड़ों के एक्सरसाइज के माध्यम से रिकवर कर सकते हैं। एक दर्शक है, बहुत अच्छा, एक दर्शक है डॉक्टर शील, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर हाँ। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जी, जी। विवेक पटना से जुड़े हुए हैं। विवेक, सवाल करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है विवेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर शील अवनीश, मैं चाहूंगा अपनी बात आप पूरी करें।
हाँ, वही मैं कह रहा था कि फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट जो है कितने % तक इन्वॉल्व कर रहा है फेफड़ों को, एक फेफड़ों को, दोनों फेफड़ों को, और किस हद तक इन्वॉल्व कर रहा है। यहाँ तक कि लंग ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है जहाँ फेफड़ों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए मेन इन्वॉल्वमेंट में कोविड में तो फेफड़ा ही है, उसके अलावा भी आजकल बाकी सिम्टम्स, बाकी जो सिस्टम हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्ट का, नेक्स्ट उसके बाद हार्ट का आता है एब्डोमिनल, जिसको जीआई सिम्टम्स कहते हैं, वो भी 15 से 20% में डायरिया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। और दूसरा अब जो हम नया देखने को आ रहे हैं कि जो थ्रोम्बोसिस, जिसके बारे में बहुत बार डिस्कशन हुआ कि हम उन्हें खून पतला करने की दवाइयाँ या इंजेक्शन देना है, क्योंकि हमारी आंत की जो नस है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, पैर के नस में ब्लॉक आ जाती है, दिमाग की जो नसों हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है कोविड के पेशेंट्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि सब में होता है और पैनिक होने की जरूरत नहीं, बट ये कुछ % ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि हो सकता है 1 या 2% से भी कम हो, बट उनमें थ्रोम्बोसिस के आंकड़े अभी आ रहे हैं। तो इसीलिए ये कोविड एक सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, सारे सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है आज की डेट में। हाँ, जो हार्ट वाले हैं इसलिए प्रिकॉशन थोड़ा रखें कि उनको हमको दिक्कत ना आए, हम थोड़ा प्रिकॉशन से बिल्कुल चलेंगे तो प्रिकॉशन शायद रखें। हमारे में एक उतनी दर्शक लक्षण है नहीं बालेश्वर आएगी। पटना से, उनका सवाल लेते हैं। बालेश्वर, सवाल करें आपने आप। सवाल है मेरा, परिवार का जो है ना, माथा का जो इलाज जो चल रहा है आपको जी जी, तो वो आप कोविड का जो सिया ले सकता है या नहीं? ठीक है, मैं डॉक्टर झा आपके पास आऊंगा, एक झा साहब आप जवाब देंगे। माथा का इलाज चल रहा है, इन्होंने क्या सवाल पूछा? माथा का इलाज चल रहा है। अगर किस कॉलर हमारे साथ प्रकार का इलाज चल रहा है? मिर्गी की है या डिप्रेशन का है या कुछ सीवीए हुआ है? बता पाएंगे यदि किस कि चीज का मतलब इलाज जो चल रहा ये है? दवा खा रहे हैं तो उस फोन रख दिया है सर। माथे का इलाज चल रहा है, हालांकि पता नहीं चल पाया कि अच्छा, किस हाँ, वजह से दर्द इलाज हाँ, चल रहा है, लेकिन हाँ, क्या हो वैक्सीन सकता है ले सकते ज्यादा जो है संभावना जो है अभी जो है, हाँ, अवसाद का है, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, और ये तो उसकी दवा को जारी रखना है। जारी रखते हुए जो है एपिलेप्सी की भी दवा को जारी रखते हुए वैक्सीन लिया जा सकता है। इसमें कोई जो है, इसमें उसका कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। और वहाँ पर जो वैक्सीन सेंटर पर जो चिकित्सक रहते हैं उनसे सलाह उपरांत जो है वो वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। डॉक्टर अभिनव आपके पास आऊंगा। एक बात बहुत तेजी से फैल रही है, पता नहीं अफवाह है या फिर क्या, कहा जा रहा है कि आंखों के जरिए भी कोरोना फैल रहा है और 100% तेजी से बढ़ रहा है। ये कितनी सच्चाई है इस बात में? आंखों के जरिए कोरोना का तो उतना केस रिपोर्ट अभी तक नहीं है जी। हाँ, ब्लैक फंगस का केसेस आया है, जो कोरोना से लोग उपरांत पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में ब्लैक फंगस आया है, जिसमें आंखों की रोशनी जाती है या आंखों के नर्व्स इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, फैल नहीं रहा है। चलिए, ब्लैक फंगस की बात आपने कही है। ब्लैक फंगस, हम ये कह रहे हैं कि चलिए कोरोना महामारी थोड़ी कम हुई और रिकवरी बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई है। क्या ये भी ऐसी तेजी से फैलेगा डॉक्टर अभिनव, या फिर इस पर भी जल्द लगाम लगेगी? इस पर लगाम लगेगी, इसका 2-3 चीज है। हमेशा जैसे कोविड है या कोई भी इन्फेक्शन है, उसका पहला और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। जी, हमको प्रिवेंट करना है उसके इन्फेक्शन को, उसके बाद इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है। अभी दुर्भाग्य से ये हो रहा है, समाज में लोग पैनिक और इन्फोडेमिक, मैं कहूँगा इस पैंडेमिक के साथ एक इन्फोडेमिक आया है, गलत इन्फॉर्मेशन समाज में जा रहा है, जिसमें लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, प्रिवेंटिव दवाइयाँ खाने लग गए हैं, जिसके कारण जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसका रेसिस्टेंस केसेस बहुत बढ़ रहा है। उसके लिए सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। अननेसेसरली ओवर द काउंटर जो स्टीरॉइड्स मिल जा रहा है, एंटीबायोटिक्स मिल जा रहा है, उसके कारण भी दिक्कत हो रही है। एक कोई भी दर्शक है हमारे दवाई साथ कृपया डॉक्टर करके अभिनव, लोगों से मैं विनती एक करता दर्शक हूं। है, उनका सवाल लेते हैं। बंगाल से जुड़े हमारे साथ विलास जुड़े हुए हैं, अपना सवाल करें विलास। हेलो जी, अपना सवाल करें आप। जी, मेरा नाम विलास महती है जी। मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ जी जी। मेरा सवाल ये है कि पहले तो ब्लैक फंगस था, व्हाइट फंगस था, जी अब बीच में आ गया येलो फंगस। जी जी, मुझे ये जानना है कि ये जो तीनों फंगस है, जी ये कितना खतरनाक है, और बच्चों पे और जो हार्ट का पेशेंट या फिर शुगर का पेशेंट है, जी। इन लोगों पर कितना असर करता है? चलिए, डॉक्टर अभिनव जवाब दे रहे थे, आप ही से एक जुड़ा हुआ सवाल आ गया, ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ। आप सवाल समझ गए होंगे, जवाब दे दें। हाँ,
ये मैं फिर अपने जहाँ खत्म किया था फिर मैं ही वहीं से करूंगा। जी, बिल्कुल। अननेसेसरी मेडिकेशन के कारण ये जो फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरी चीज है हाइजीन। हाइजीन मतलब सफाई, सिर्फ शरीर का सफाई नहाने से नहीं, और ओरल कैविटी का सफाई भी रखना जरूरत है, कुल्ला करने का रेगुलरली जरूरत है। और अननेसेसरी मेडिकेशन अवॉइड करना है, जिससे ड्राइनेस हो जाता है नाक का, ओरल कैविटी का, उससे बचना बहुत जरूरी है। बहुत लोग बेवजह का भाफ ले रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना मर जाएगा, उसके कारण से भी बहुत लोगों को ड्राइनेस हो रहा है, आंखों का ड्राइनेस हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, नाक में प्रॉब्लम आ रही है। सो अलग अलग तरह के फंगस हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, उनका ग्रो करने का तरीका अलग होता है। सो अकॉर्डिंगली प्लीज बी सेफ, हाइजीन मेंटेन करें और स्टीरॉयड और अननेसेसरी मेडिकेशन अवॉइड करें। तभी लें जब आपका डॉक्टर बोले, नहीं तो ना लें। यार और रिश्तेदारों के कहने पर कृपया कर ना लें। ये अभी जितने भी फंगस का इन्फेक्शन आ रहा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, अधिकतर वही लोग हैं जिनके यारों ने या रिश्तेदारों ने कह दिया कि हमने व्हाट्सएप फेसबुक पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था, और इस कारण ये दवाई खा लो ठीक हो जाता है, फलाना आईसीयू में था उसको दिया गया है। आईसीयू का मरीज का ट्रीटमेंट हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का इस दुनिया में संभव नहीं बिल्कुल है। आपकी बात को समझेंगे। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर समझेंगे। मधुबनी से एक और दर्शक हैं, चंदन अपना सवाल करें आप। हेलो जी चंदन, सवाल करें अपना। मैं कहा था कि अरे वैक्सीन लेते तो कोई समस्या वो खाता नहीं होगा ना। चलिए मैं डॉक्टर शीला विनीश आपके पास आऊंगा। क्या वैक्सीन लेने के बाद कोई समस्या आएगी, ये सवाल पूछ रहे हैं। जी ऐसा है, ये वैक्सीन लेने के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। हल्के फुल्के लक्षण जो है, हमने बार बार ये चीज़ बताया है, लोगों को अवगत भी कराया है कि पहला तो है वैक्सीन तो इम्पोर्टेंट है, यही एक हमारे पास दवाई है, अचूक दवाई यही है और इसको तो लेना है। अब इसके लक्षण जहाँ तक इसको लेने के बाद, जैसे कोई भी बचपन में भी हमने टीका लिया था तो बुखार आता है, हल्का सा बुखार आना, एक या दो दिन के लिए शरीर में बदन दर्द होना, ये सब कॉमन लक्षण है, ये हो सकता है। हम एजेड हैं, एजेड होने पे वैक्सीनेशन के थोड़े सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। कोई भी हम वैक्सीन अगर एज होने पे लेते हैं, बच्चों की अपेक्षा हमारे में थोड़ा सा सिम्टम ज़्यादा होता है। तो इस केस में भी कोरोना का जो वैक्सीन है बाकी वैक्सीन की तरह ही है, इसमें हमें फीवर, बॉडी एक होना, ये कॉमन लक्षण है, 1 या 2 दिन रहेगा। इसके अलावा और कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं, जिसमें खासकर एलर्जी वगैरह के सिम्टम्स ना हो, तो नॉर्मली ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब आप डरे नहीं। और अनुज जी एक चीज और, मैं ये ब्लैक फंगस के बारे में जो डिस्कशन चल रही थी जी, उसके बारे में थोड़ा सा जब मैं ये देना चाह रहा हूँ कि ये भी थोड़ा सा एक पैनिक वाला माहौल बनते जा रहा है, लोग इससे डर रहे हैं। डरने की चीज़ नहीं है, क्यों? इसका आंकड़ा जो अभी भी हमारा जो है 1% से कम ही मरीज में है, ये उन्हीं में है जो डायबिटिक्स हैं, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कैंसर के मरीज हैं, उनको कैंसर की दवाई चल रही है, साथ में हमने कोविड के लिए स्टेरॉइड वगैरह ऐड किया, तो ये है। तो इसीलिए जनरल पब्लिक को इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि हमको ब्लैक फंगस हो जाएगा। आप प्रिकॉशंस जैसे ले रहे हैं, जो बेसिक मेडिकेशंस है, स्टेरॉइड लास्ट रिसोर्ट होता है, इस बात को हमें दिमाग में बैठा लेना है कि स्टेरॉइड को अनसुपरवाइज्ड वे में और बिना किसी डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना है, बिल्कुल, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमारी, भले ही वो कोरोना पे कारगर असर करती है, बट साथ ही साथ वो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। और यही कारण है ये जो फंगस हमारे शरीर में, वातावरण में हर जगह है, तो ये जब देखते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई तब ये हावी हो जाते हैं। एक दर्शक है, डॉक्टर शीला विनीश एक दर्शक है, डिस्कशन कर रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं जी। हाजीपुर से दर्शक है हमारे साथ, सवाल करें आप। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर, आवाज मिल पा रही है। सवाल करें आप अपना। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं हाजीपुर महनार से रवि बोल रहा हूँ। मैं पहला डोज लगवाया था और मैं एलर्जी का मरीज हूँ, और एलर्जी सर होने के बाद वो जब पहला डोज लगवाया तो वो और ज्यादा बढ़ गया, तो क्या हम दूसरा डोज लगवाना मतलब सुरक्षित रहेगा? चलिए डॉक्टर ए के झा, आप अगर जवाब दे दें। नहीं, ये किस तरह का एलर्जी है इनका, इसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया है। स्किन एलर्जी है या रेनोफेरेंजियल एलर्जी है, खांसी बराबर रहती है जी, ये किस प्रकार का एलर्जी है? प्रायः जो है चमड़े का, स्किन के एलर्जी से लोगों का मतलब रहता है, या सर्दी उर्दी से मतलब रहता है, जो नाक के डिस्चार्ज से मतलब रहता है जी। एलर्जी उसी को लोग कहते हैं, या आजमा का हल्का लक्षण रहता है उसमें भी कहते हैं। तो एंटी एलर्जिक दवा खाते हुए में, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण है, जिसको कि मॉन्टेल्यूकास्ट ग्रुप बोलते हैं और लीवोसेट्रिजिन ग्रुप बोलते हैं, इस दोनों दवा का सेवन करते हुए में
और ये अपना जो है दूसरा डोज वैक्सीन का अवश्य लगवा लें, बहुत ही जरूरी है। इनके केस में और भी आवश्यक है, क्योंकि एलर्जी में जो है इस तरह का जो है इम्यून सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, एंटीबॉडी को बनने की संभावना कम रहती है, इसीलिए दूसरा डोज भी अवश्य लगवा लें। जैसे इनका समय आवे दूसरे डोज एक दर्शक हमारे साथ दरभंगा से जारी रखते हुए एंटी एलर्जिक दवा। दरभंगा से चंदन जुड़े हुए हमारे साथ। चंदन, अपना सवाल करें आप। नमस्ते सर। जी नमस्ते, सवाल करें चंदन जी। सर मैंने अपने पत्नी को दिखलाया था, तो उसको जो है बीच में कमजोरी हो रहा है, तो डॉक्टर बोला कि उसके खून की कमी है, तो उसका दवा तो कंप्लीट हो गया, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो सर क्या अभी मैं टीका लगवा सकता हूँ? चलिए डॉक्टर अभिनव जवाब देंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और उनका ब्लड टेस्ट रेगुलरली चेक करवाते रहिएगा, इसलिए नहीं कि कोविड के लिए, बल्कि अनीमिया जो हुआ है या खून की कमी जो हुई है उसके लिए, क्योंकि खून की अगर कमी रहेगी शरीर में तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन का हमेशा रिस्क होगा। तो खून अच्छा केला, ये सब बेदाना, ये सब जरूर सेवन करवाइए और आराम से सारा कुछ खिलाइए, और वैक्सीन दिलवा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वैक्सीन ले सकते हैं आप, इसमें परेशान मत होइए। डॉक्टर शीला अवनीश, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। जिंक को लेकर कहा जा रहा है कि जिंक जो हम खाते हैं, टैबलेट ले रहे हैं, ब्लैक फंगस को कहीं ना कहीं वो एक सुटेबल वातावरण देता है या फिर जगह देता है, जिंक की वजह से ही उसको जगह मिलती है, वहां टिका रहता है वो गले में, फिर जहां भी है वो। क्या ये सही है? जी देखिए, अभी सारे जो हमारे जितने पोस्टुलेशंस हैं, जितने स्पेकुलेशन, ये सारी चीज़ें अभी फुल प्रूफ किसी चीज़ को हम नहीं मान रहे। बट हाँ, किसी भी चीज़ का अति होना, जैसे हम जिंक का क्या कर रहे हैं, हम रेगुलर, अब जब से कोविड हुआ है हम जिंक खाए जा रहे हैं, बाकी विटामिन की मात्रा मतलब डेली खा रहे हैं जो हम पहले नहीं खाते थे। तो हाइपर विटामिनोसिस या कोई भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसकी अधिकतम होने से नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचता है। जिंक पर से एट्रीब्यूट, क्योंकि अभी हमने जैसे कोविड में कहा ना कि सीरम फेरिटिन जो लेवल बढ़ाता है, जैसे बाकी मार्कर्स हम जिसमें करते हैं, डी डाइमर हो गया, IL-6, इस प्रकार एक सीरम फेरिटिन होता है जिसमें आयरन की मात्रा हम देखते हैं ब्लड के अंदर बढ़ी हुई है। ये भी एक कहा गया है कि ये कोरोना जो मरीजों में फंगस का ज़्यादा होने का कारण शायद एक ये भी है। उसी प्रकार जिंक को भी एट्रीब्यूट किया जा रहा है, बट फुल प्रूफ तरीके से हम ये नहीं कह सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ का अति ना करें। कोई भी दवाई ले रहे, बिल्कुल कुछ फेज में लें, फिर उसका एक ब्रेक दें। 2 हफ्ते हमने लिया, 1 हफ्ता ब्रेक करिए, फिर उसके बाद लीजिए, नहीं तो वो जो आपके बॉडी में एक्युमुलेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं विटामिन होने के बावजूद वो क्षति पहुंचा सकता है। बात करेंगे डॉक्टर शीला, ओवरडोज किसी चीज का नहीं होना चाहिए। जी, एक दर्शक है मोहम्मद मलिक, रांची से जुड़े हैं। मलिक साहब सवाल करें अपना। मोहम्मद मलिक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर शीला अवनीश, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर जिंक खा रहे हैं लोग, तो आप कह रहे हैं कि जिंक को 1 हफ्ते बाद या फिर कोई भी दवाई 1 हफ्ते लेके 1 हफ्ते छोड़ दें, सारी दवाइयों को क्या ऐसे ही लेना है? नहीं, सारी दवाई नहीं, मैंने सिर्फ विटामिन के लिए, मैंने स्टेरॉइड के लिए कहा, क्योंकि अभी जो हमारे बेसिक इसमें जो कि इलाज में पद्धति में जो हो रहा है, लोग विटामिन खा रहे हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसी प्रकार जिंक है जिसको हम मानते हैं कि ये भी रामबाण की तरह है, और स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड तो मैं कहूँगा कि कोई अपने मर्जी से बिल्कुल ना ले, क्योंकि ना तो हम इसका डोज का आइडिया है और किस मात्रा में, किस ड्यूरेशन के लिए लेना है और किस मरीज में लेना है। वो स्टेरॉइड का रोल मॉडरेट टू सीवियर, जो कोविड जिसको हम कहते हैं लक्षण है, उन्हीं में उनका है। जो माइल्ड केसेस है उसकी स्टेरॉइड की कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए वो अपने से हम उसमें बिना स्टेरॉइड के भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, जहाँ तक कि बाकी दवाइयाँ हैं, जैसे अजिथ्राल हो गई, जो लोग कॉमनली लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट होता है, सबको आज के सोशल मीडिया के माध्यम से सबके हाथ में, सबके मोबाइल पे है। तो मैं फिर कहूँगा एंटीबायोटिक भी ना लें बिना डॉक्टरी सलाह के। हाँ, जहाँ तक विटामिन की है, तो अगर वो आप लेते हैं ओवर द काउंटर, ये सारी दवाइयाँ आराम से मिल भी रही हैं, तो हम उसको रेगुलर बेसिस, कंटिन्यूस बेसिस पे ना लें, क्योंकि विटामिन भी अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो उसको हम लें तो एक ब्रेक के साथ लें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी है, जो हम साप्ताहिक तौर से लेते हैं। इसका मैं कहूँगा कि हाँ, कोई भी फ्लू या जो हमारे फ्लू लाइक जो इन्फेक्शंस हैं उसमें बहुत कारगर, निमोनिया बच्चों में भी हम देखते हैं, तो ये बहुत इम्यूनोमॉड्यूलेटर, मतलब इसी इम्यूनिटी का थोड़ा सा, तो एक विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं मान सकता हूँ। बाकी विटामिन हम अगर ले भी रहे हैं तो उसका कितना असर है मैं नहीं कह सकता, बट विटामिन डी जो है उसकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टिंग में और इस तरह के जो फ्लू लाइक या निमोनिया लाइक जो सिम्टम्स हैं उसमें फायदा जरूर करता है, बट उसका भी अत्यधिक मात्रा होना, ज्यादा इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। शीला अवनीश जी एक दर्शक हैं पूर्णिया से,
जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी, जी। अपना सवाल करें आप प्रदीप जी। हाँ सर, हम ये बोल रहे थे, मेरा भाई है, उसको इपिलेप्सी का दवाई सब चलता है, ठीक किस है? चीज का? इपिलेप्सी जी। इपिलेप्सी मतलब फेनोबार्बिटॉन और फेनिटोइन वगैरह सब दवाई सब ले रहे हैं करीबन 15 साल से। जी। तो वो ये दवाई वैक्सीन ले सकते हैं क्या? चलिए डॉक्टर ए.के. झा आपके पास आऊंगा, क्या दवा चल रही है इनकी, ये ले सकते अभी, हैं? अभी जो है इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा देर पहले मैंने दिया है। जी। जो किसी भी तरह का जो है मिर्गी के जो है एपिलेप्सी, जैसा इन्होंने बतलाया कि दवा को जारी रखते हुए वैक्सीन लिया जा सकता है। उस समय जो है उस आदमी को सिर्फ बुखार नहीं रहना चाहिए, और जो वैक्सीन स्थल पर जो है वैक्सीन कैंप पर जो चिकित्सक रहते हैं उनसे सलाह के उपरांत जो है वैक्सीन जो है ले सकते हैं। इनमें एपिलेप्सी जो है कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है, दवा जारी रखते हुए ले सकते हैं वैक्सीन। चलिए बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर अभिनव, मैं आपके पास आता हूं। अक्सर सवाल ये कहा जाता है कि कोरोना मौसम का असर कोरोना पर पड़ता है, गर्मी में खत्म हो जाएगा, ठंडे में ज्यादा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। वाकई असर पड़ता है, क्योंकि ठंडे प्रदेश में भी, ठंडे देशों में भी कोरोना तेजी से फैला और गर्म जहां देश है वहां भी फैला है। अब तो बरसात अपने प्रदेश में आ गई है। अनूप जी, शायद आपने मेरा जवाब भी दे दिया। मौसम का कोई एज सच अभी रोल नहीं है साइंटिफिकली कि इस चेंज ऑफ मौसम के कारण होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे ये हो रहा है कि चेंज ऑफ सीजन के कारण लोगों का रिस्पांस बदल जा रहा है। जैसे बरसात का समय है तो जहाँ जल जमाव ये सब का है, तो कोई इन्फेक्शन दूसरा होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसका चांसेस बढ़ जाता है। अदरवाइज फॉर कोविड पर से नहीं होता है। कोविड का कोई कोरिलेशन नहीं है, ना ठंडे से ना गर्मी से। 1 साल से कोविड लोगों को हो रहा है, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम कोविड 0 हुआ नहीं पिछले 1 साल से, तो इस पे प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए, एक दर्शक है मुजफ्फरपुर से, अनिल जुड़े हैं। अनिल, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हमको ये पिछले साल विटामिन डी का कमी हो गया था जी। तो विटामिन डी का कमी हो गया था, डॉक्टर दिखला थे, विटामिन डी के दवा दिए थे जी। अभी हम 1 महीना से 1.5 महीना से लगभग घर में, धूप हमको नहीं लग रहा है लॉकडाउन की वजह से जी। बीच में हम डॉक्टर से दिखला है, लेकिन जांच नहीं किए। दवा थायराइड का दवा हम सब दिन खा रहे हैं जी। तो विटामिन डी का दवा मेरे पास है, उसको सप्ताह में 1 गोली खा सकते हैं क्या? चलिए डॉक्टर अभिनव, आप अगर बता पाए इसका जवाब। विटामिन डी की गोली आप खा सकते हैं। आपने लास्ट कब चेक करवाया था ये इस पे डिपेंड करता है, विटामिन डी का लेवल पे डिपेंड करता है। विटामिन डी की कमी अगर एक तरह से देखिए तो इस दुनिया में सबको है, हो सकता है मुझे भी हो सकता है अनूप जी को भी हो। बिल्कुल, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल वैसा हो चुका है। हम लोग धूप को फेस नहीं कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडियो में रहते हैं या रूम में रहते हैं, कन्फाइंड रहते हैं। इवन स्टडीज ऐसा हुआ है जिसमें पाया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स में ज्यादा हो रहा है विटामिन डी की कमी, क्योंकि वो दिन भर हॉस्पिटल के अंदर में रहते हैं। और लॉकडाउन के कारण मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने मना किया है कि आप धूप में ना जाएं। सरकार ने तो कहा है कि आप घर में रहें, रोड पे ना निकलें, छत पे आप जा सकते हैं, थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं और विटामिन डी का लेवल चेक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर कैल्शियम खा रहे हैं तो खा सकते हैं, लेकिन वीकली अगर पहले आप 6 महीना पहले खा चुके हैं तो मेरे ख्याल से बंद करने का टाइम आ गया होगा, क्योंकि उसका डोज जो जनरल डोज है 6 हफ्ता तक चलाना है, हफ्ता फिर महीने में 1 दिन लेना है 6 महीने तक। चलिए, एक और दर्शक है मुजफ्फरपुर से, चंदन जुड़े। चंदन जी, मतलब सिंपल जनरलाइज मैं करके बोल रहा हूँ जी। चंदन जी, अपना सवाल करें। जी, मेरे माँ को बार बार सर्दी हो जाता है जी, एलर्जी का, वो ये दिक्कत है। सवाल क्या आपका चंदन जी? दवा भी खाती है तो ठीक नहीं होता है जी, यही प्रॉब्लम है। तो सुइया उसमें वो वाला ले सकते हैं? चलिए, डॉक्टर शील अवनीश जवाब देंगे। जी जी, देखिए चंदन जी, ऐसा है कि ये जो एलर्जी की इनको प्रॉब्लम है, जो एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम कहते हैं कि बराबर सर्दी खांसी हो जाना, मौसम थोड़ा भी बदलता है तो हमें थोड़ा सा सर्दी खांसी की शिकायत हो जाती है। ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, धूल धक्कड़ या इस तरह की चीज़ों से होता है। बस ये देखना है, मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी आपके माध्यम से अनूप जी देना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन है ये सबके लिए है। जो हमारे गाइडलाइंस हैं कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लेना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ
एनी डिजीज, ठीक है, बट साथ में क्लॉज ये है कि उसको जो भी मरीज वैक्सीनेशन के लिए जाता है उसे अभी फीवर या कोरोना के कोई इस तरह के लक्षण ना हो जिससे कि वो ये हमें दर्शाता है कि उसके कोविड के लक्षण है, तो हमें आरटीपीसीआर करके देख लेंगे, अगर नेगेटिव है तो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो फीवर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हम मान सकते हैं कि बुखार नहीं होना चाहिए वैक्सीनेशन के दौरान। उसके अलावा हार्ट की कोई ऐसी सीवियर सिम्टम्स ना हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या कैंसर की दवाई चल रही हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इनके माताजी अगर एलर्जिक राइनाइटिस की या उनके एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर उनको अभी कोई इस तरह के लक्षण नहीं है, बहुत ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स नहीं है, बुखार नहीं है, तो वैक्सीनेशन आराम से कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि आज के डेट में कोविड जिस तरह से हर सर्दी खांसी बुखार को हम कोविड पहला मानते हैं, दूसरा बीमारी सेकंड है, तो इसीलिए अगर थोड़ा भी उसके अलावा कोई लक्षण है उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर उनको लगता है फीवर है, खांसी है, बॉडी एक है, इस तरह कोई लक्षण है तो एक आरटीपीसीआर जरूर करा लें या कोविड का एंटीजन करा लें। अगर निगेटिव रहेगा तो हमें भी तसल्ली रहेगी, उनको भी कि हाँ अभी कोविड नहीं है, हम वैक्सीनेट करा सकते हैं। तो ये एक आज की डेट में इसको देखते हुए मैं कहूँगा, बट वैक्सीनेशन जरूर कराएं। एक दर्शक है सुनील नरकटियागंज से। सुनील जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। पूछना था कि 18 प्लस और 45 प्लस वैक्सीन में क्या अंतर है? दोनों एक ही है? डॉक्टर एक झा आपसे पूछना चाहूंगा, क्या दोनों वैक्सीन एक है? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। वैक्सीन तो सभी उम्र के सभी वर्ग के लोगों में एक ही है। उम्र का है उसमें जो है 18 से 45, 45 से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर का, फिर बच्चों का भी लगेगा। इस तरह से जो है वर्गीकरण किया गया है। सहूलियत जो है वैक्सीन से टीकाकरण के प्रोग्राम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस तरह से ग्रुपिंग किया गया। वैक्सीन अलग अलग नहीं है, जो इस उम्र में अलग वैक्सीन लगेगा उस उम्र में अलग लगेगा। हाँ, बच्चों में थोड़ा कम डोज लगेगा, उसका तो अभी अध्ययन ही चल रहा है। इस तरह से उम्र से कोई इसका जो है संबंध नहीं है, सभी उम्र के लोगों को है लगेगा ये। तो देखिए ये बात आप समझ गए होंगे हमारे दर्शक जो जोड़ रहे हैं लगातार हमारे साथ। डॉक्टर अभिनव आपके पास आऊंगा। नए स्ट्रेन और पुराने स्ट्रेन की बात कही जा रही है। नया स्ट्रेन जो आया बेहद खतरनाक, और थर्ड वेव आया उसके स्ट्रेन के बारे में कह नहीं सकते, लेकिन कहा जा रहा है वो ज्यादा खतरनाक होगा। क्या अंतर है नए और पुराने स्ट्रेन में, और कैसे इम्यून सिस्टम को ये खराब कर रहा है, कितना असर पड़ रहा है? नया और पुराना स्ट्रेन अभी भी रिसर्च बेसिस पे ही है, कोई ऑथेंटिक पब्लिकेशन अभी तक आया नहीं है। जो भी है तो वो कोविड का ही स्ट्रेन है अल्टीमेटली। एक दर्शक है अभिनव जी, जब नंबर ऑफ केसेस घटने लगे। अभिनव जी मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल का जवाब लेने के। धीरेन्द्र उत्तराखंड से एक दर्शक हैं, सवाल करना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र जी सवाल करें आप। सवाल यह है साहब, मेरे के इंजेक्शन लगा था मैंने 27 अप्रैल को जी, और दूसरा इंजेक्शन कब लगाना सही टाइम? कोई 82 दिन बोल रहा, कोई 52 दिन बोल रहा। चलिए मैं अभिनव जी से ही सवाल लूंगा। पहला वैक्सीन लग गया है, अप्रैल बताया आपने या अगस्त बताया? अप्रैल बताया था इन्होंने, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि दूसरी वैक्सीन कब लगेगी। अलग अलग बात कह रहे हैं। पहला ये कि कौन सी वैक्सीन लगी थी उनको इस पे डिपेंड करेगा, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। जी, कोविशील्ड लगा है तो 3 महीने तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोवैक्सीन 4 से 8 हफ्ता के बीच में, इस बीच में लगाना है। बिल्कुल, इस अभी तक का स्टडी यही कहता है। जी जी। और जो सवाल मैंने आपसे किया था अभिनव जी, उसका जवाब भी चाहिए। नए और पुराने स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। और पुराने स्ट्रेन हमेशा, हाँ, वायरस का एक लक्षण होता है कि वो हमेशा थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो जाता है। सेम वायरस में कोविड-19 ही है और वो अलग अलग तरह से आता है। जैसे इन्फ्लुएंजा भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है जी, तो वो कॉमन चीज है वायरस का म्यूटेशन होना, तो उसके कारण हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ही हमको करना पड़ेगा अभी, टिल ये साइकिल हम ब्रेक कर देते हैं। वो वैक्सीनेशन से करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क से, हैंड हाइजीन से। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक दर्शक है सिल्लीगुड़ी से जुड़े हैं, अभिनव नाम है। अभिनव अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि क्या लैक्टेटिंग मदर जो है, दूध पिलाने वाली माताएं कोरोना ये कोविड का वैक्सीन ले सकती हैं क्या नहीं? मैं डॉक्टर ए.के. झा पहले भी जवाब ले चुका हूं इस, लेकिन एक बार फिर चाहूंगा आप जवाब दे दें। हाँ, इसमें जो है जो सरकार का जो है गाइडलाइन निकला है कुछ सप्ताह पहले, जो है गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं को भी
दोनों ही प्रकार में से किसी एक प्रकार का वैक्सीन जो है जी निसंकोच दिया सकता है। ये अपना जो है परिवार का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, वही सिर्फ बुखार नहीं रहना चाहिए। बच्चे को क्या नुकसान होगा डॉक्टर एकेजा? बुखार। क्या कोरोना का असर बच्चे पर भी पड़ेगा? दूध पीने वाली बच्चा हो अगर तो नहीं, बच्चे का तो अब आ ही रहा है, जो है दो तरह से जो है बच्चों को प्रभावित कर। बच्चों में जो है ध्यान देने वाली बात है, जो पटना में ही जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जी 2 दिन पहले जो है 15 बच्चे का एंटीबॉडी टेस्ट हुआ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा जो 12 से 13 बच्चों में जो है एंटीबॉडी जो है एडिक्वेट पाया गया है। और जो है कंट्री वाइड जो स्टडी हुआ है भारतवर्ष में जो है या दुनिया में भी जो है, तो 25% बच्चों में कोरोना का एंटीबॉडी आ गया है। लेकिन जैसा कि अभी अनुमान है जो तीसरा लहर में जो है बच्चे प्रभावित होंगे, तो बच्चों को जो है 2 तरह से प्रभावित हो सकता है। या तो कोरोना का सीधा संक्रमण हो जाए जी, तो उससे बचने के लिए जो है परिवारजनों को जो है सबों को वैक्सीनेट यदि हों तो उससे बचाव होगा। बच्चे यदि बाहर निकलते हैं या घर में भी रहते हैं तो मास्क का प्रयोग यदि ज़्यादा से ज़्यादा देर करें, उससे होगा। और दूसरा ये है जो ये कोविड होने के बाद जो है माइल्ड या मॉडरेट कोविड हुआ और उसके बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, जिसमें कि बच्चों के शरीर के बहुत सारे अंग जो है एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। मस्तिष्क प्रभावित होता है, हृदय प्रभावित होता है, फेफड़ा तो प्रभावित होता ही होता है, किडनी पर भी असर पड़ता है। तो इस तरह से 2 प्रकार से जो है बच्चों का केसेस दिखने में आ रहा है दूसरे राज्यों में, जहां की कोविड जो है संक्रमण अपने चरम। डॉक्टर एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है, बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जी बच्चों की बात कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम बच्चों का कम होता है। 1 से अगर 5-6 साल तक के बच्चों के इम्यून सिस्टम की बात करें तो इनको क्या दिया जा सकता है कि इम्यूनिटी इनकी बढ़ सके? क्योंकि मास्क लगाना या फिर इनको सैनिटाइज करना इनके हाथ को थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जी हाँ, नहीं इम्यूनिटी एज सच बढ़ाने का अलग से कोई दवा नहीं। इम्यूनिटी तो उस खास जो है जीवाणु या विषाणु जो वायरस के अगेंस्ट में बनेगा उसको इम्यून बॉडी जो है बोला जाता। लेकिन जो है ये जो है बच्चे जो अस्वस्थ नहीं हो, उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम नहीं हो, विटामिन का बॉडी में जो है वो मात्रा कम नहीं हो और प्रॉपरली न्यूट्रिशन में रहे, आइडियल जो है वेट रहे, तो इस सब से बचाव सकता। और जो तरीका आपने अनूप जी बतलाया वो तो बचाव का है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सैनिटाइजर लगावें, हाथों को सफाई रखें और मास्क लगावें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो बहुत ही ज्यादा जो है महत्व दिया जाता है और बंद स्पेस में नहीं रहे। एक दर्शक हमारे साथ उनका सवाल लेते हैं डॉक्टर एकेजा। नागपुर से जुड़े दर्शक हमारे विश्वनाथ जी हैं। हाँ। विश्वनाथ जी सवाल करें अपना। हाँ सर, मुझे पैनल के सभी डॉक्टर से क्वेश्चन है जी। मैं भी कुछ दिन पहले पटना आया था तो वहीं मुझे कोरोना हो गया और वहीं एडमिट करना पड़ा। बार बार हमेशा डिस्कशन में मैं सुनते रहता हूँ रेमडेसिविर और स्टेरॉइड का यूज नहीं करना चाहिए, जो भी है पैनल हमेशा पैनल में सुनते रहता। लेकिन मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ एक्चुअली जब एडमिट हुआ तो डायरेक्ट डॉक्टर ने स्टेरॉइड चढ़ा दिया जी। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग को जो भी है जो भी डॉक्टर इलाज करते हैं वो विदाउट या तो स्थिति को समझते नहीं है या यूज करते हैं, तो आप लोग वैसे डॉक्टर अस्पताल को क्या सजेशन देना चाहते हैं या सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन आना चाहिए कि कैसे ये करना? बाद में मेरी स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में आ गया था स्टेरॉइड चढ़ाने के बाद। तो एक दूसरा चीज अभी जिसे बताया जा रहा है ये वैक्सीनेशन का, अब 3 महीना के बाद हमको जैसे बताया जा रहा है 3 महीना के बाद लेना है, तो फिर उस समय क्या कुछ हमको कुछ चेकअप करा के लेना है या डायरेक्ट जाके ले लेना है? मैंने कुछ बताना कि कोरोना हुआ था। चलिए डॉक्टर अभिनव जवाब दे पाए आप? जी बिल्कुल, पहले मैं ये वैक्सीनेशन वाला बता सकता हूँ। वैक्सीनेशन के लिए कोई खास प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है, आप 3 महीने बाद आराम से ले सकते हैं। और चूंकि फर्स्ट डोज आपने ले लिया है, फर्स्ट डोज में आपको कोई एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन या कोई सीवियर रिएक्शन नहीं हुआ है, तो सेकंड डोज में रिस्क और कम हो जाता है। दूसरा आपने प्रश्न कहा है रेमडेसिविर और स्टीरॉयड का, और दूसरा गाइडलाइन का। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और एम्स
मिलके हमेशा अप टू डेट गाइडलाइंस डेवलप करती है। जैसे क्योंकि ये एक नई बीमारी है और नई बीमारी के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रिसर्च भी हो रहा है, साथ में क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है। जनरली होता ये है कि रिसर्च हो गया, उसके बाद क्लिनिकल ट्रीटमेंट आएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो दोनों का गाइडलाइंस रेगुलरली आता रहता है, किस केस में स्टीरॉयड देना है, किस में रेमडेसिविर देना है, नहीं देना है। और जैसे आप शुरू में देखिए कि HCQ का बहुत अच्छा रोल आया, लेकिन कॉमन पब्लिक में जब यूज हुआ तो उतना बेनिफिट नहीं आया, तो फिर वापस ले लिया गया कि वो गाइडलाइन से हट गया हेल्थ। उसी तरह हमेशा हर चीज का होता है, रेमडेसिविर का होता है। और ये कहना कि स्टीरॉयड के कारण स्थिति खराब हो गई, ये बोलना थोड़ा मेरे लिए अभी प्रेडिक्शन मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने इनको देखा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि दो चीजें हमेशा याद रखना है कि जो कोविड का ट्रीटमेंट प्लान है, 2 स्टेज होता है, एक इन्फेक्टिव स्टेज, दूसरा रिकवरी स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज को कब रुकेगा ये थोड़ा बोलना मुश्किल होता है, वो खुद रुकेगा, और लेकिन सिम्टम का मैनेजमेंट होना है। रिकवरी स्टेज में जब पेशेंट जाता है तो रिकवरी ऑटोमेटिकली हो जाता है। इट मे बी अ कोइंसिडेंस कि उस वक्त इनका जो है सो इन्फेक्टिव स्टेज में हो, और इन्फेक्टिव स्टेज में होने के कारण इनकी सारी दिक्कत आ रही होगी। हो सकता है, बिल्कुल। डॉक्टर शील अवनीश, एक सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे एक बार जी। अच्छा, एक दर्शक जुड़ गए हैं, गणेश पंडित बांका से, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। गणेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर, हमारा सवाल है, हम हार्ट पेशेंट है जी। एक तो हम कोविड का मैंने टीका ले चुके हैं, तो लिए तो बहुत कमजोरी महसूस हो रहा था, और मैंने कभी कभी थोड़ा पेन भी होता था सीना में। कब लिया था आपने टीका? 3 अप्रैल को जी। तो हम सेकेंड डोज, मेरा नंबर अब मनीषी महीना मानने वाला है, तो हमको कोई बोलता है कि ऐसा यदि होता है तो मत लीजिए। तो हम सर से जानना चाहते हैं कि ले कि नहीं ले। चलिए डॉक्टर शील मेरा मैंने इलाज जैसे चल रहा है सर, दवाई मेरा चल रहा है जी। चलिए जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर शील अवनीश जवाब देंगे। जी अनूप जी, इनका सवाल थोड़ा सा, हाँ, मतलब ये एक फियर फैक्टर के, हमने कहा ना कि जो वैक्सीन परसेस, वैक्सीन के कारण हो सकता है कमजोरी ना हो, बट आजकल साइकोलॉजिकली हम इतने इम्पैक्टेड हैं इस वैक्सीन को लेके, बिल्कुल, कि हम पहले किसी भी वैक्सीन को लेके इतना सोचते नहीं थे कि हमें वैक्सीन लगा है, तो हम इस पर ज़्यादा इतना चिंतन मनन नहीं करते थे। बट आज की डेट में कोविड वैक्सीन लगता है तो हम उसके लेके 24-48 घंटे तक दिमाग में हमारे यही चलता रहता है कि कोई लक्षण तो नहीं हो रहा। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर है। और जहाँ तक हार्ट की इनको दिक्कत है, तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपना ECG करा लें। अगर ECG में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, अगर उनको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, तो वैक्सीन लेने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन ही एक फुल प्रूफ बचाव का तरीका है इस कोविड से, और सारे जो तरीके हैं वो इफ्स एंड बट्स में हैं, बट ये वैक्सीनेशन जो है यही एक तरीका है, और इसी से हम अपने भी और अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने परिवार वालों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम संक्रमण नहीं फैलाएंगे। तो यही चीज़ है, मैं इनको कहना चाहूँगा आप ECG करा लें अगर थोड़ा फियर लगता है, और अगर वैक्सीनेशन के बाद इनको कमजोरी आई तो थोड़ा रेस्ट कर लें, बट वैक्सीन ना लेने की तो सवाल ही नहीं पैदा होती। तो चलिए वैक्सीन आप जरूर लें, वैक्सीन बेहद जरूरी है। डॉक्टर शील अविनाश, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि पोस्ट कोविड जो होता है, मैं भी कोरोना पॉजिटिव रहा था, उसके बाद बहुत परेशानियां शुरू हो गई थी, घुटने में दर्द और बाकी चीजें शुरू हो गई। क्या वापस हम उस स्टेज पे पहुंच पाते हैं जहां हम बीमारी से पहले थे? वापस वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाता है, अपने इम्यून को मजबूत करने में, जो तमाम तरह के परेशानियां आ रही है उसमें दूर करने में? जी हाँ, ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जैसे आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, मैं भी कोविड रह चुका हूँ। हाँ, बस ये था कि मेरे में हम लोग हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन शायद हुआ था, तो इसीलिए लक्षण बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुए। मैं क्वारंटाइन था, उसके आगे भी ऑपरेशन करता रहा दिल के मरीजों का, उसके बाद भी मैंने किया है। तो ये मैं कहूँगा कि हाँ, ये वेरिएबल है, हर इंडिविजुअल में वेरी करता है कि कोविड का लक्षण कितना सीवियर होगा और पोस्ट कोविड सिम्टम्स कैसे होंगे। तो ये इंडिविजुअल है, मैं इसको जनरलाइज स्टेटमेंट के माध्यम से नहीं कहना चाहूँगा। जैसे आपने बताया ना कि आपको पोस्ट कोविड में, तो हो सकता है कोविड के दौरान भी आपको थोड़ा बुखार, बदन दर्द ये सब रहा होगा। सिमिलरली पोस्ट कोविड फेज में भी ये सिम्टम्स 3 to 4 वीक्स परसिस्ट करते हैं। बट इसका अगर हम न्यूट्रिशन, मैं ये नहीं कहूँगा दवाई, इसका कोई दवाई नहीं है कि हम मल्टीविटामिन ज़्यादा खा लें तो मेरे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका थोड़ा सा सिम्टोमेटोलॉजी थोड़े दिन तक परसिस्ट करता है।
तो इसके लिए हमें क्या है, अपनी न्यूट्रिशन लेवल अगर हम एडिक्वेट रखते हैं तो कोई भी बीमारी से हम रिकवरी हमारी फास्ट होती है। तो इस बात को, न्यूट्रिशन मतलब हेल्दी, न्यूट्रिशन मतलब ये नहीं कि जंक फूड खा रहे हैं, तो अगर हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड जिसमें फ्रूट्स भी इंक्लूडेड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट भी है, प्रोटीन भी है, सबका एक सामंजस्य बना हो, उस तरह का फूड अगर हमारे डाइट में रहता है तो हम रिकवर जल्दी करते हैं। दर्शक और हाइड्रेशन लेवल, डॉक्टर शील, हाइड्रेशन लेवल, मुकुल है वैशाली से जुड़े हुए। मुकुल, अपना सवाल कर सकते हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि गर्भवती महिला या फिर जो माँ बन चुकी है जिनका बच्चा 9 महीना या फिर 6 महीना का है, तो वो सुई कब ले सकती है? चलिए, मैं डॉक्टर ए के जहाँ वापस आपके पास आऊंगा। सवाल का जवाब आपने दिया है, लेकिन अगर दर्शक पूछ रहे हैं तो जवाब फिर से एक बार दे दे। हाँ जी हाँ, गर्भवती महिलाएं में या स्तनपान जो करवाती हैं, जिनका छोटा है शिशु, छोटा बच्चा है 8-9 महीना का इनका है, तो इस तरह का कोई कंट्राइंडिकेशन जो इस तरह का उसमें कोई ये नहीं है जो वैक्सीन नहीं लेना है। नए गाइडलाइन के अनुसार जो है गर्भावस्था में और जो है ये जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी वैक्सीन जो है दोनों में से जिस प्रकार का अवेलेबल हो उसको ले सकते हैं। तो चलिए, और वैक्सीन ले सकते हैं। बच्चों का तो अभी ट्रायल ही चल रहा है जैसा कि अभी हुआ है। डॉक्टर अभिनव, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। लोग शुगर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि शुगर पेशेंट जो है उनको कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। जैसे आपने भी बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। शुगर जिनको है, क्या एहतियात उनको बरतना चाहिए कोरोना से बचने के लिए? खास एहतियात है क्या इसके लिए? शुगर के जो भी मरीज हैं उनका एक ही एहतियात है, कंट्रोल योर ब्लड शुगर। अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में रहिए, अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखिए, वही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, वही इलाज है। और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्वीट्स ये सब अवॉइड कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, डायबिटिक हेल्दी डाइट लीजिए। पटना से शरद एक दर्शक जुड़े बचाव है, वही आपको हेल्प करेगा। जी, एक दर्शक है पटना से शरद, सवाल लेते हैं। शरद जी, सवाल करें अपना। हाँ सर, ये मेरा सवाल ये था कि जैसे मेरी पत्नी 1 डोज ले चुकी है जी, और उसके बाद मतलब जैसे प्रेग्नेंट है जी, हो गई, उसके बाद मतलब प्रेग्नेंट हुई जी, तो क्या मतलब वो 2nd डोज ले सकती है या नहीं ले सकती? डॉक्टर अभिनव जवाब देंगे। हाँ, आपकी पत्नी ले सकती हैं, पर से रिसर्च में अभी तक कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं हुआ है, ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में। ऑल द नंबर ऑफ केसेस जो प्रेग्नेंट लेडी ले रही हैं वो लिमिटेड है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। जी, कई डॉक्टर ऐसा भी कहते हैं करना है, फर्स्ट डोज में अगर उनको कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन नहीं हुआ तो 2nd डोज में भी कम होने के चांसेस हैं। कई जगह डॉक्टर ऐसा भी कहते हैं डॉक्टर अभिनव कि प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना चाहिए वैक्सीन। क्या ये सही है, गलत है? अभी तक कोई खास ऑथेंटिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है कि प्रेग्नेंट लेडी को या लैक्टेटिंग लेडी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लिमिटेड केस रिपोर्ट्स हैं जी, अभी तक जो है लोग ले रहे हैं और कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। डॉक्टर शील अवनीश, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि पोस्ट कोविड को लेकर आपसे बातचीत हो रही थी। अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि जिनको पोस्ट कोविड हुआ है वो कितने दिनों बाद टीका ले सकते हैं। एक जानकारी के तौर पर दर्शक को बता पाए आप। हाँ, देखिए ये अनूप जी, ये जो सवाल बहुतों के जहन में है कि हम मतलब कब वैक्सीनेशन कराएं, हमको एक बार कोविड हो गया है जी। तो पहला चीज़ तो ये कहूँगा कि कोविड होने के 14 दिन के बाद, जिसको हम क्वारंटाइन फेज मानते हैं, अगर इस फेज में 14 दिन से हम एसिम्टोमेटिक हैं, कोई लक्षण किसी प्रकार का अगर हमारे अंदर नहीं है, तो हम अपने आप को कोविड निगेटिव या कोविड से मुक्त मान सकते हैं। और उससे ज़्यादा 14 दिन मतलब 14 डेज, तो टोटल मिला के 28 डेज फ्रॉम द डे ऑफ योर RT-PCR, जिस दिन हमने RT-PCR कराया उससे 28 दिन के आगे हम अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल करा सकते हैं, अगर हमारा फर्स्ट डोज है या 2nd डोज अगर उस समय आ रहा है। बस ये चीज़ मैं ज़रूर बार बार कहूँगा कि आप में कोई इस प्रकार का लक्षण नहीं होना चाहिए। और अगर हमें डबली श्योर होना है तो 14 से 15-16 दिन के बीच में जब हमारा पहला RT-PCR है तो उसके बाद हम एक RT-PCR जरूर रिपीट करा लें, जिससे हमें पता लग जाएगा हम कोविड निगेटिव हैं। बट ये अनुमानित होता है, आज के डेट में गाइडलाइंस भी नहीं कहते हैं कि बार बार हमें RT-PCR की जरूरत नहीं है। अगर 14 दिन हो गया और हम सिम्टम फ्री हैं, फीवर नहीं है, तो हम अपने आप को कोविड निगेटिव मान सकते हैं। और एक बार हमने अपने आप को कोविड निगेटिव मान लिया, उसके 14 दिन के बाद हम अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल करा सकते हैं। वैक्सीनेशन मैंने कहा ना, यही एक तरीका है। मोनिका खगड़िया से जुड़िए। मोनिका, अपना सवाल कर सकते हैं आप।
जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा की उम्र 48 हो रही है जी। कुछ दिन पहले उन्होंने अपना जांच करवाया था तो उनका मतलब टाइफाइड हुआ था उनको जी। और अभी 1 मंथ पहले, और अभी वो मतलब ठीक है, हेल्दी है, स्वस्थ है, तो क्या वो अब वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर ए के झा, इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा मैं। जी हाँ, टाइफाइड हुआ था, इसका मतलब बुखार हुआ था। और जो है जानने वाली बात यह है, जो टाइफाइड कोरोना संक्रमण में टाइफाइड का रिपोर्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आता है, जिसका कोई महत्व नहीं है। हो सकता है इनको कोरोना ही हुआ हो और उसमें जो है ये जांच जो है करवाया गया हो और उसमें वो पॉजिटिव निकला हो, तो वो फॉल्स पॉजिटिव आता है। और 1 महीना बीत गया है, तो अब जो है ये यदि बुखार नहीं रह रहा है तो वैक्सीन जो है अवश्य लगवा लें, क्योंकि उम्र ज़्यादा है और उसमें वैक्सीन का जो है कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। आप करवाना चाहते हैं तो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, टाइफाइड का भी और कोरोना का भी, लेकिन ये सब करवाने का अभी तक जो है गाइडलाइन में इस तरह का कोई बात नहीं है। बुखार ठीक हो गया है, 1 महीना हो गया है, तो टीकाकरण करवा सकते हैं। एक और दर्शक है पटना से, शिवम जुड़े हमारे साथ। शिवम, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो जी, सवाल करें आप। जी, मेरा एक छोटा भाई है 18 प्लस जी, तो उसको पिछले कुछ दिन से फीवर था जी, तो क्या वो वैक्सीन लगा सकता है क्या, कि रुकना पड़ेगा? चलिए डॉक्टर अभिनव जवाब देंगे। फीवर था कुछ दिन पहले तक, वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, तो अगर आपके छोटे भाई को फीवर था कुछ दिन तक, तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये जरूरी है कि आप कोविड का जांच करवा लें जी। अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो कोविड मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू वैक्सीनेशन। अगर कोई भी मरीज कोविड पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी पॉजिटिव होने के कारण शरीर बनाने लगता है। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा पहले कोरोना जांच कराएं, निगेटिव आता है रैपिड एंटीजन आरटीपीसीआर, कभी कभी ये होता है कि निगेटिव आता है लेकिन अगर सिम्टम होता है वो सिम्टम मैनेज कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हमारे मेहमान डॉक्टर्स जो हैं, एक्सपर्ट टीम के जो डॉक्टर हैं, आपने बहुत बेहतर सलाह दी और लोगों को सही जानकारी दी, जिससे उनको फायदा भी मिलेगा और जो शंकाएं उनके मन में थी वो भी दूर हो जाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।